यह है प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न यहाँ पे यह करा है कि पर्वतों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले जो है पर्वत जो होते हैं वो पृथ्वी के काफ़ी बड़े भाग का जो है निर्माण करते हैं, काफ़ी बड़े भाग को कवर किए हुए हैं और इनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके आधार पर जो है इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। एक जो है वलित पर्वत होते हैं, वलित पर्वत जिसे हम लोग इंग्लिश में जो है फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी पर्वत की बात करें तो दूसरे टाइप के जो पर्वत होते हैं जिसे ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत के भी नाम से जानते हैं। ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत यानी कि ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन के भी नाम से जानते हैं। वहीं तीसरे की बात करें तो एक जो है ज्वालामुखी पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत को जो है वोल्केनो माउंटेन के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें तो एक जो है अवशिष्ट पर्वत होते हैं और इस अवशिष्ट पर्वत को रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार देख सकते हैं कि 4 प्रकार के जो है पर्वतों के जो 4 प्रकार होते हैं उनकी निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर और उसी के बारे में जो है इस प्रश्न में विचार करना है। पहला कथन ये करा है कि भ्रंशोत पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की प्रवृत्ति में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। पहला कथन इसलिए सही है यहाँ पर भ्रंशोत पर्वत जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है इसको समझना ज़रूरी है और इसलिए समझना ज़रूरी है कि भ्रंशोत पर्वत का जो है निर्माण होता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर यदि भ्रंशन होता है या पृथ्वी का कोई बड़ा क्षेत्र यानी कि बृहद क्षेत्र की बात करें या पृथ्वी का कोई ब्लॉक या खंड जो है भ्रंशित होता है तो इस स्थिति में जो है ये जो ब्लॉक होते हैं ये एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों रूप से जो है विस्थापित होते हैं और इस स्थिति में जो है इसके जो ऊपर वाले भाग होते हैं जो उठ जाते हैं वो हॉर्स्ट कहलाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वहीं जो भाग धंस जाते हैं नीचे की तरफ ये भाग जो है ग्रावेन कहलाते हैं यानी कि द्रोण का भ्रंश जो है कहलाते हैं। और ये चूँकि जो है दोनों प्रक्रिया के कारण यानी कि तनाव और संपीड़न दोनों बल के जो है परिणाम स्वरूप भ्रंशन के कारण निर्मित होता है, इसलिए जो है यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरे कथन की बात करें तो एंडीज पर्वत जो है ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। एंडीज की बात करें तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, जबकि वास्पोज की बात करें तो वे जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है, एक दूसरे को इंटरचेंज करने पर सही होगा। एंडीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि वास्पेज पर्वत की बात करें वासेज पर्वत की बात करें तो ये जो है ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और दूसरा गलत है तो यहाँ पे विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है क्योंकि पहला सही है। विकल्प ए जो है इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। यह है अगला प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि भू आकृति विज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि प्लाया पद जो है इसमें से किसे संदर्भित करता है। तो पहला विकल्प यहाँ पे ये कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्तों में वन उथली जो है झीलों को, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर पहला कथन सही है। कभी कभी गर्तों में जो है एकत्रित जल जो होते हैं वो वाष्पीकरण या रिसाव द्वारा जो है पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है और शेष बचा हुआ जल मैदान एवं गर्त को उथले जल निकाय के रूप में आच्छादित किए रहता है और इस प्रकार की उथलित जल झीलों को ही जो है हम लोग प्लाया कहते हैं, जहाँ वाष्पीकरण के कारण जो है जल लघु अवधि के लिए ही उपस्थित रह पाता है। और प्रायः प्लाया जो होता है वो झीलों में लवणों का जो है प्लाया झीलों में जो है लवणों का समृद्ध निक्षेप पाया जाता है और इस प्रकार ये मरुस्थलों में जल की क्रिया द्वारा निर्मित जो है भू आकृतियाँ होती हैं और ये यहाँ पर जो है पहला विकल्प ही जो है सही उत्तर है। दूसरा ये कह रहा है कि पिघलते हुए हिमनदों द्वारा मिश्रित रूप में भारी मलबे के निक्षेप को, तो इसे तो है हेमनद गुलास्म कहा जाता है, इसे हिमनद गुलास्म के रूप में जाना जाता है। वहीं
तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प हिमनद द्वारा कर्षित बड़े गुलास्म, जो कि इसी से संबंधित है। और डी विकल्प की बात करें तो चूना पत्थर चट्टानों की सतहों पर निर्मित लघु गोल एवं उतले गर्तों को, तो इसे जो है विलियन रंध्र के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर डी विकल्प भी जो है गलत है। ए विकल्प जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि केवल एक जो है ए जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का जो के संदर्भ में जो है सही बात है। और यहाँ पर जो है कूट का प्रयोग करके इसमें जो है सही उत्तर चुना है, जिसमें पहला कथन ये कह रहा है कि ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवातीय अवदाब है। पहला कथन सही है। पहला कथन इसलिए सही है कि ये जो चक्रवाती अवदाब होते हैं जो कि पूर्वी विषुवत सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूरब की ओर ही चलते हुए यह वेस्टर्न एशिया, उसके बाद बात करें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में जो है फिर प्रवेश करते हैं और भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भागों में जो है ये पहुंचते हैं, और इसलिए जो है ठंडे के दिनों में जो है वर्षा होती है। इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पे सही है और पहला कथन सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन ये कर रहा है कि रात के सामान्य तापमान में अचानक गिरावट हो जाती है। तो भारत में इनमें से जो है किसके आगमन के संकेत का जो है यह वर्णन है? क्या यह वेस्टर्न विक्षोभों के संदर्भ में ये बात सही है कि क्या रात के जो है सामान्य तापमान में अचानक जो है गिरावट जो है आ जाती है? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल दूसरा कथन जो है गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि ये गर्मी के महीनों में जो है हिमालय नदी रात के समय में जो है सामान्य तापमान में वृद्धि जो है आमतौर पर चक्रवातों के आगमन का जो है संकेत होती है, और न कि जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के। और इस प्रकार जो है तीसरा कथन जो है दूसरा कथन जो है गलत है और दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि सी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि तीसरा ये कह रहा है कि ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों हेतु अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। तो हमने बताया कि ये जो है चूँकि जाड़े के दिन में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, और जाड़े के दिन में जो है रबी की फसल बोई जाती हैं, और इस प्रकार जो है ये रबी की फसलों के लिए जो है लाभदायक होते हैं। इस प्रकार जो है 1 और 3 जो है कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन जो है यहाँ पे गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान वितरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पहला कथन जो है यहाँ पे सही है। विभिन्न स्थानों पर जो है गुरुत्व का मान भिन्न होता है और पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के असमान वितरण सहित कई अन्य कारक भी होते हैं जिससे जो है यह पृथ्वी का गुरुत्व मान जो है प्रभावित होता है। यहाँ पर पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है गलत हो जाएगा और विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास जो है इसका मान अधिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। भूमध्य रेखा में चूंकि केंद्र से इसकी दूरी अधिक होती है भूमध्य रेखा के पास, इसलिए जो है यहाँ पर गुरुत्व का मान कम होता है। वहीं ध्रुवों के पास जो है इसके मान जो है अधिक होती है। ध्रुवों के पास बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के पास जो है इसकी मान अधिक होती है, गुरुत्व का मान अधिक होती है क्योंकि दूरी जो है इसकी केंद्र से कम होती है। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण है। तो इसमें से ये बताना है कि यदि पृथ्वी गोलाकार है तो इसके प्रमाण जो है इसमें से कौन सा कथन है, और नीचे दिए गए कथन का प्रयोग करके यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको बताना है। बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनव संचालन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरबीनों के जो है समस्त अवलोकन से पता चलता है कि ग्रहीय पिंड सूर्य,
चंद्रमा, उपग्रहों और तारों को चाहे जिस कोण से भी देखा जाए उनकी आकृति हमें वृत्ताकार यानी कि गोलाकार ही दिखाई देती है। वे बिल्कुल गोलाकार होते हैं। सादृश्यता द्वारा पृथ्वी इसका एकमात्र अपवाद नहीं हो सकती, यानी कि अन्य भी जो है गोलाकार दिखते हैं। और वर्ष 1519 से लेकर 1522 तक, वर्ष 1519 से लेकर 1522 तक फर्डिनेंड मैगलन, इस फर्डिनेंड मैगलन और इनके चालक दल ने यानी कि इनकी टीम द्वारा विश्व की प्रथम समुद्री यात्रा की इन्होंने, और इस शंका से परे यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है एक गोलाकार है। स्थल या समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण करने वाले किसी भी यात्री को ऐसी किसी भी अप्रत्याशित सीमा से उसका सामना नहीं हुआ, उसके अंत से सामना नहीं हुआ कि स्थल चाहे समुद्र मार्ग से, दोनों में से जो है किसी से भी विश्व के भ्रमण करने पर किसी भी यात्री को माने आगे जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ऐसा जो है स्थल और समुद्र किसी से भी ज्ञात नहीं हुआ। इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन जो है सही है। और बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन ये करे कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय पर होना, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये सही बात है। विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है होते हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और पूर्वी स्थलों पर जो है पश्चिम की तुलना में यहाँ पर जो है सूर्य पहले दिखाई देता है। यदि पृथ्वी मान लेते हैं कि समतल होती तो संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही समय पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता। तो इस प्रकार जो है ये भी बात ये साबित करती है कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। और इस प्रकार दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। तीसरे कथन की बात करें तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, तो यहाँ पर जो है ये भी बात सही है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पड़ने वाली छाया सदैव जो है हमेशा वृत्ताकार जो है आपको देखने में दिखेगी। उसमें छाया आप देखेंगे तो वृत्ताकार होती है और यह एक वृत्त के एक चाप की रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। केवल किसी गोलाकार पिंड से ही इस प्रकार की वृत्ताकार छाया पड़ सकती है। और इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन सही है, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2, 3 इसमें तीनों कथन सही हैं। और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 और तो ये प्रश्न संख्या 16 ये कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृति पे जो है यहाँ पे विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त भू आकृतियों में से कौन सी भौम जल की गतिविधियों द्वारा अप्रदनात्मक भू आकृतियों को, यहाँ पर अप्रदनात्मक पर ध्यान देना है, भू आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर स्टैलेग्माइट की बात करें तो पहला जो है स्टैलेग्माइट कहा गया है और स्टैलेग्माइट जो है ये अप्रदनात्मक भू आकृति नहीं है, निक्षेपणात्मक भू आकृति है, यानी कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। और इस प्रकार जो है पहला जो है विकल्प यहाँ पर पहला ही जो है कथन गलत है और पहला जो है गलत है, तो इसमें जो है विकल्प ए और डी जो है गलत हो जाएंगे। दूसरा घोल रंध्र की बात हो रही है, तो घोल रंध्र की बात करें तो घोल रंध्र जो है ये विलियम रंध्र यानी कि स्वालो होल्स, इसे घोल रंध्र के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है चूना पत्थर की सतह पर विलियम प्रक्रिया के माध्यम से बने उथले गर्तनुमा कीप के आकृति के गर्त होते हैं और इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प सही है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है युवाला, तो युवाला की बात करें तो जब घोल रंध्र और डोलाइन जो है माने कंदराओं के छत से गिरने से पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती है और इसे जो है घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। ये भी जो है अप्रदनात्मक भूमि से संबंधित है, घोल रंध्र भी संबंधित है और लेपिस भी संबंधित है। लेपिस जो है ये चूना युक्त चबूतरा के समान दिखते हैं और इस प्रकार जो है ये भी जो है अप्रदनात्मक भूमि अप्रदनात्मक स्थलाकृति है। युवाला भी अप्रदनात्मक है, घोल रंध्र भी अप्रदनात्मक है। यहाँ पर जो है पहला गलत है, स्टेगमाइट जो है ये निक्षेपणात्मक भू आकृति है और इसलिए जो है ये गलत है। यहाँ पर विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 2, 3, 4 जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं। तीसरा यह कह रहा है कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं
और चौथा ये करा है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटता है। जो है कह रहा है पहला विकल्प कि इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है, यही बात जो है इसमें सही है। और कुल जो है इसकी लंबाई है ये 495 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखनी है। और यह जो है राजस्थान और गुजरात इन 2 राज्यों में बहती है। तो ये मध्य प्रदेश दिया है, इसलिए विकल्प ये गलत हो जाएगा। और तीसरे की बात करें तो यह जो है खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती हैं, और विकल्प सी भी गलत है। और चौथा ये कह रहा है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी गलत है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार जो है काटती है, और इस प्रकार जो है चौथा विकल्प भी जो है यहाँ पर गलत है, पहला विकल्प ही जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से जो है कौन सा सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि चंद्र ग्रहण एक वर्ष में 2 बार घटित हो सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण वर्ष में केवल 1 बार घटित होता है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प जो ये कह रहा है कि चंद्र ग्रहण वर्ष में 1 बार या 2 बार घटित होते हैं, तो ये बात जो है कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश जो कैलेंडर होते हैं उस कैलेंडर के अनुसार जो है वर्ष में कम से कम 2 बार चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक भी चंद्र ग्रहण हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, या कोई नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार जो है पहला कथन गलत हो रहा है। और सूर्य ग्रहण जो है केवल 1 बार हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, 5 बार भी हुआ है। यानी कि बात करें 5 बार भी जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा है, और 5 बार जो है 1935 में जो है सबसे पहले 5 बार सूर्य ग्रहण लगा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2206 ईस्वी में भी जो है यहाँ पर 5 बार सूर्य ग्रहण लगने की उम्मीद है। तो इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कहा है कि सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होती है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है गलत है, और दोनों कथन गलत है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है विचार करना है। स्थानीय नाम है और क्षेत्र है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बात कही गई है सह्याद्री की, और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सुमेलित है। तो सह्याद्री जो है महाराष्ट्र से बिल्कुल सुमेलित है। पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों, और केरल में जो है अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी को जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर जो है ये सही है, कर्नाटक और तमिलनाडु इन 2 जगहों में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए अन्नामलाई गलत हो गया। अन्नामलाई जो है इसमें केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी के नाम से यहाँ पर जो है जाना जाता है पश्चिम घाट को। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि 2 ही विकल्प जो है इसमें सही हैं, 1 और 2 जो है सही सुमेलित है, बाकी जो है यहाँ पर गलत है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा, 1, 2 सही है। और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की अनाईमुडी है, और इस अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है अनाईमुडी की। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी की बात करें जो कि नीलगिरी पहाड़ी में है, जिसे डोडो बेटा के नाम से जानते हैं, और ये जो है 2637 मीटर जो है ऊंचा है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां है उनका उद्गम जो है वो वेस्टर्न घाट में ही होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये भी बात करें कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट जो है अधिक ऊंचे हैं और अवितरत हैं।
और यहाँ पर जो है इसका विकल्प ए सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो पहला कथन तो यहाँ पर सही है कि लक्षद्वीप का जो संपूर्ण द्वीप समूह है ये प्रवाल निक्षेपों से जो है निर्मित है। और उसके बाद दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि नारकोंडम लक्षद्वीप समूह में एक लघु ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी द्वीप है। तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। नारकोंडम जो है लक्षद्वीप में नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है और यह जो है एक प्रकार का प्रसूत ज्वालामुखी है। इस प्रकार जो है विकल्प भी गलत है। आंसर तो मिल ही चुका है कि ये जो है इसका सही उत्तर है। और तीसरा ये कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें जो कि ये सैंडल पीक जो है ये लक्षद्वीप की नहीं अंडमान निकोबार की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है, अंडमान जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भी जो है गलत हो गया। चौथा विकल्प ये करें कि 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है, जिसे बिल्कुल गलत है। 11 डिग्री नहीं 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करने का कार्य करता है और इसे आदिगिरी कांडू के नाम से जाना जाता है। आदिगिरी कांडू के नाम से जाना जाता है और ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है।